हेलो हाय, कैसे हो बच्चे आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे हो। बच्चों हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर है ना का ऑलरेडी 3 लेक्चर अटेंड कर चुके हैं। दैट इज फर्स्ट इज बेस्ड ऑन बेसिक थ्योरी बिहाइंड एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड एलिमेंट्स, and second one based on cathode ray experiment, that is discovery of electron by J.J. Thomson, and next one is based on discovery of proton and discovery of neutron. Discovery of proton is by Goldstein, and discovery of neutron is by James Chadwick. ठीक है, तो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, देखो न्यूट्रॉन हम बोले, न्यूट्रॉन को हम लोग बाद में भी करेंगे। ठीक है, तभी क्या था ना, जब अभी हम दोनों को ना एक साथ पूरा करा दिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को हम लोग एक साथ कर लिए। बट न्यूट्रॉन की डिस्कवरी बाद में हुई थी। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का डिस्कवरी हो गया, उसके बाद साइंटिस्ट के दिमाग में ये चीज घूमने लगा कि जब एटम्स के अंदर ये पार्टिकल्स हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, ठीक है, तो उसका अरेंजमेंट कैसा होगा, तो क्या वो किस वे से डिस्ट्रीब्यूट होंगे इनसाइड द एटम, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। तो इसके रिगार्डिंग जो फर्स्ट मॉडल था, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मॉडल। मतलब एटम्स का मॉडल क्या है, देखो एटम्स आर मेड अप ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये तो डिस्कवर्ड हो चुका था। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इज डिस्कस्ड लेटर आफ्टर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एटम के अंदर किस वे से डिस्ट्रीब्यूट है, इनके बारे में भी पता करना शुरू हो गया था। तो जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जो एटॉमिक मॉडल को लेके आए थे, दैट इज इनसाइड द एटम, उसके अरेंजमेंट किस वे से हैं, तो साइंटिस्ट थे सर जे.जे. थॉमसन। ठीक है, तो हम लिखेंगे जे.जे. थॉमसन एटॉमिक मॉडल, जे.जे. थॉमसन एटॉमिक मॉडल। मतलब उस समय तक जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का डिस्कवरी था, उसके बेसिस पे थॉमसन क्या किया, अपना एटॉमिक मॉडल दिया। ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, रुक जाओ बुरा बता रहे हैं, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, है ना, कि इनसाइड द एटम जो इसका अरेंजमेंट है, उसके बेसिस पे या उसके उस किस तरह से अरेंज है, इसके कारण इसके लिए जो एटॉमिक मॉडल आया था, वो फर्स्ट किसके थ्रू आया था, सर जे.जे. थॉमसन के थ्रू आया था। लिखना, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, जे.जे. थॉमसन, after the discovery of electron and proton, J.J. Thomson gives its atomic model, and in his atomic model he give the idea of arrangement of electron and proton inside the atom, gives the idea of arrangement of electron and proton inside the atom, inside the atom। इस चीज को वो लेके आया था, इसके बारे में वो अपना थ्योरी को एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो फर्स्ट मतलब किस तरह से अरेंज है, मतलब इनसाइड द एटम वो किस तरीके से अरेंज है। तो जो थॉमसन का फर्स्ट पॉइंट था, वो क्या बोला कि होल एटम इज ए पॉजिटिवली चार्ज। मतलब एटम के अंदर जो पॉजिटिवली चार्ज है वो कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूट है, यूनिफॉर्मली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। और जो इलेक्ट्रॉन है उसमें एम्बेड है, मतलब क्या, उसमें बीच में देखो, फॉर एग्जांपल ये एटम, ये क्या है, एटम है, स्फेरिकल होगा। ठीक है, सपोज एटम है, और इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज कंप्लीटली क्या है, कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड है। पॉजिटिव क्या है, कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब पॉजिटिव चार्ज क्या है, होल में, कंप्लीट में। और जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन बीच में क्या है, एम्बेड है।
इलेक्ट्रॉन क्या है बीच बीच में क्या है इम्बेड है, इलेक्ट्रॉन क्या बीच बीच में इम्बेड है, और इलेक्ट्रॉन बीच में इस वजह से ना डिस्ट्रीब्यूट, सॉरी इलेक्ट्रॉन इसमें इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है कि जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है दे आर इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज, दैट इज एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, दैट इज एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो फर्स्ट पॉइंट लिखो आप, फर्स्ट पॉइंट लिखना अकॉर्डिंग टू थॉमसन, फर्स्ट पॉइंट लिखना अकॉर्डिंग टू थॉमसन, अकॉर्डिंग टू थॉमसन एन एटम इज a sphere of, according to Thomson an atom is a sphere of, an atom is a sphere of, a sphere of uniformly positive charge, a sphere of uniformly positive charge, uniformly positive charge, while the electron is, while the electron is embedded, EMBEDD, embedded मतलब क्या, उसमें बीच बीच में इंसर्ट किया गया, while the electron is embedded in it, embedded in it, मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है एम्बेड है, मतलब उसमें क्या है बीच में है, और जो कंप्लीट स्फीयर है दे आर यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज, दे आर यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज। आप डायग्राम को ड्रॉ करो, डायग्राम ड्रॉ करना, ठीक है। जो ब्लूइश है दे आर ना, दे आर फॉर इलेक्ट्रॉन, सॉरी हाँ दे आर फॉर इलेक्ट्रॉन या फॉर प्रोटॉन। स्फीयर किसका था, पॉजिटिव का था ना, स्फीयर किसका था पॉजिटिव का, तो यूनिफॉर्मली क्या होगा पॉजिटिव, और एम्बेड क्या है इलेक्ट्रॉन क्या है दैट इज नेगेटिव चार्ज क्या है एम्बेडेड है, ठीक है। आगे लिखना, आगे लिखना कि सेकेंड पॉइंट लिखो, टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू, टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज इनसाइड एटम को ना, टोटल पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द एटम इज इक्वल टू, टोटल पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द एटम इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज, total positive charge inside the atom is equal to total negative charge, inside the atom is equal to total negative charge, inside the atom is equal to total negative charge, because atom is electrically neutral in nature, because atom is electrically neutral in atom, sorry nature, because atom is electrically neutral in nature, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इन नेचर, ओके। तो ये दो पॉइंट दे दिया, फर्स्ट कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीट है ना, वो क्या है बीच में इम्बेड है, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है कंप्लीटली यूनिफॉर्मली क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है। सेकंड कि जो सम ऑफ पॉजिटिव, सॉरी जो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है दे आर इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, बिकॉज एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एंड थर्ड पॉइंट लिखना, थर्ड पॉइंट लिखना, थर्ड पॉइंट लिखो, मास लिखना, मास ऑफ एन एटम, mass of an atom, mass of an atom is, mass of an atom is constant, mass of an atom is constant, mass of an atom is constant, and it is uniformly distributed, and it is uniformly distributed inside the atom, and it is uniformly distributed inside the atom, uniformly distributed inside the atom। मतलब थॉमसन ये बोला ना कि जो मास है वो है ना इस एटम के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब मास क्या है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। बट इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था ना, देखो ड्रॉबैक तो बहुत सारे थे, जो मेन ड्रॉबैक था वो मास को लेके आ गया था। देखो ये भी इसका ड्रॉबैक था कि है ना पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जो नेगेटिव चार्ज क्या बीच में इम्बेड किया गया। और देखो वो तुरंत क्या बोला ना, इस थ्योरी को लेके आया कि हम पहले बोले कि जो इलेक्ट्रॉन का मास है ना बच्चे वो नेग्लिजिबल है, इलेक्ट्रॉन का मास क्या है नेग्लिजिबल है, और प्रोटॉन का मास क्या था 1 mu। तो बोला कि जब पॉजिटिवली चार्ज है ना कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये चीज बोल दिया ना कि जब पॉजिटिव चार्ज कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड है इट मींस जो मास होगा दे आर बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज, दे आर बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज मासलेस, बहुत कम मास है। तो इस करके क्यों एक वाला, इस करके है ना ये बोला कि जो है ना
मास है ना, इनसाइड द एटम जो मास है वो क्या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मास क्या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। बट ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, बिकॉज जो नेक्स्ट एटॉमिक मॉडल आया था दैट इज ऑफ रदरफोर्ड, वो इसको तुरंत क्या किया, तुरंत डिस्कार्ड कर दिया, तुरंत डिस्कार्ड किया। और इसलिए डिस्कार्ड कर दिया कि वो अपना एक एक्सपेरिमेंट किया, दे आर कॉल्ड अल्फा रे एक्सपेरिमेंट, या है ना गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, उस है ना, या है ना रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था मोस्टली न्यूक्लियस के कॉन्सेप्ट को लेके आया था, और ये बोला कि जो कंप्लीट एटम का मास है वो न्यूक्लियस में क्या होता है, डिसाइड होता है। तो सिंपली है ना रदरफोर्ड का जो सबसे बड़ा, सॉरी थॉमसन का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था ये कि वो क्या बोला, मास कंप्लीटली या यूनिफॉर्मली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, तो आगे नीचे नोट कर लिखना, रदरफोर्ड सॉरी थॉमसन मॉडल इज नॉट एक्सेप्टेबल, थॉमसन मॉडल इज नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज ऑफ, थॉमसन मॉडल इज नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज ऑफ, Thomson model is not acceptable because of Rutherford gold foil experiment, because of Rutherford gold foil experiment, because of Rutherford gold foil experiment. ओके, क्यों था, कैसे था, नहीं था, जब रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को कंप्लीटली कर लोगे तो आपको ये आइडिया आ जाएगा कि जो थॉमसन का मॉडल था उसको डिस्कार्ड क्यों किया गया, दैट इज उसको हम एक्सेप्ट क्यों नहीं किए। ओके, तो आपको कहीं पूछ लेगा ना एक्सप्लेन थॉमसन एटॉमिक मॉडल, जो हम फर्स्ट 3 पॉइंट लिखे हैं वो इसका पॉइंट है। कहीं पूछेगा ड्रॉबैक, तो ड्रॉबैक में सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि उस पे अकॉर्डिंग टू थॉमसन जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। बट हम रदरफोर्ड के मॉडल को कर लेंगे, यानी आप दोनों को इक्वेट करके उसके नेट रिजल्ट को आप लोग लिख सकते हो। ओके, तो हम लेंगे नेक्स्ट रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। देखो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को हम है ना ये भी बोलते हैं कि जो रदरफोर्ड है ना मतलब डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, रदरफोर्ड ही न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस इज बाय रदरफोर्ड। तो हम रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को लास्ट में एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि है ना ये न्यूक्लियस के कॉन्सेप्ट को किस तरह से है ना लाया था, मतलब रदरफोर्ड कैसे पता किया कि एटम के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस कहां पे होता है, इन सब चीजों के लेकर, इन सब चीजों के बारे में वो आइडिया कैसे लेके आया था। तो सिंपली क्या था, रदरफोर्ड अपने कुछ है ना मतलब कि कलीग के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तो एक्सपेरिमेंट तो कर रहा था गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। क्या था, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, मतलब कि ना वो गोल्ड का एक थिन फॉयल लिया, गोल्ड का क्या लिया, एक थिन फॉयल, मतलब थिन फॉयल ऑफ गोल्ड, अभी कुछ मत लिखना, थिन फॉयल ऑफ गोल्ड, थिन फॉयल ऑफ गोल्ड कर सकते हो, सिल्वर कर सकते हो, है ना, बहुत सारे थे, है ना, आप लोग है ना कॉपर भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे थे। हैविंग थिकनेस 0.004 सेंटीमीटर, हैविंग थिकनेस 0.004, मतलब बहुत ही है ना, और हो सकता है 0.00, बहुत छोटा था, मतलब जो थिकनेस था ना, थिकनेस बहुत ही कम था, थिकनेस क्या था, बहुत ही कम था। तो क्या क्या है ना गोल्ड का थिन फॉयल लिया। अब है ना बहुत सारे बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो कि है ना गोल्ड का ही क्यों लिया, गोल्ड का ही क्यों लिया, बिकॉज ऑफ इट्स मेलेबिलिटी। गोल्ड हाईली मेलेबल होता है, मतलब कि पता ना क्या होता है, मेलेबल का मीनिंग क्या होता है, जो थिन शीट में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए, बिकॉज ऑफ इट्स मेलेबिलिटी है ना गोल्ड को हम लोग चूज किए। तो क्या किया, जो गोल्ड का थिन फॉयल था उस पे अल्फा रे का स्कैटरिंग करवाया, उस पे क्या किया, अल्फा रे को स्कैटर्ड करवाया। अब अल्फा रे क्या है, हम प्रीवियस क्लास में बोले थे कि हम जब रदरफोर्ड का मॉडल करेंगे तो हम अल्फा रे को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, हम उस पे पॉइंट पे आ रहे हैं। तो जब वो क्या किया, थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया पहले हम क्या बोले, थिन फॉयल ऑफ गोल्ड, थिन फॉयल ऑफ गोल्ड पे वो अल्फा रे को क्या किया, स्कैटर्ड करवाया। जब अल्फा रे को स्कैटर्ड करवाया तो क्या देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा रे क्या किया, गोल्ड फॉयल को क्रॉस कर गया, गोल्ड फॉयल को क्या किया, क्रॉस किया, और कुछ अल्फा रे अपने पास से हल्का सा डिफ्लेक्ट हुआ, एंड रियरली 1 आउट ऑफ 20 या 10,000 अल्फा रे क्या किया, अपने ओरिजिनल पाथ में क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया, अपने ओरिजिनल पाथ में क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया। तो उसके दिमाग में एक चीज आया कि अल्फा रे एक पॉजिटिव चार्ज था, अल्फा रे क्या था, एक पॉजिटिव चार्ज था, और यदि हम थॉमसन के एटॉमिक मॉडल को मानते तो थॉमसन क्या होता कि जो पॉजिटिव चार्ज है ना वो कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यदि कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो जो अल्फा रे है ना एटम से जब क्रॉस किया तो डिफ्लेक्ट होता, बिकॉज प्लस प्लस में क्या होता है, रिपल्सन होता है। बट रदरफोर्ड क्या बोला, मोस्ट ऑफ द अल्फा रे उसको क्रॉस कर गया। यदि मोस्ट ऑफ द अल्फा रे क्रॉस किया, इसका एक ही मतलब है
कि एटम के अंदर बहुत सारे स्पेस क्या है, वैकेंट है, बहुत सारे स्पेस क्या है, वैकेंट है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट लेके आया। अब क्या बोला, कुछ अल्फा रे डिफ्लेक्ट हुआ था। इसका ये मतलब हुआ कि एटम्स के अंदर जो है ना बहुत स्मॉल रीजन में पॉजिटिव चार्ज होगा, बहुत स्मॉल रीजन में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, बिकॉज बहुत ही लेस नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स अपने पास से डिफ्लेक्ट हुए थे। इसका मतलब है क्योंकि अल्फा रे क्या था, पॉजिटिव था, अल्फा क्या था, पॉजिटिव था। इसका मतलब एटम्स के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है बहुत ही स्मॉल रीजन में होगा, बहुत ही स्मॉल रीजन में होगा। इसी है ना कॉन्सेप्ट को है ना वो क्या किया था, थोड़ा सा जनरलाइज करके न्यूक्लियस के डिस्कवरी को एक्सप्लेन किया था। हम एटॉमिक मॉडल को करेंगे लास्ट में, जब है ना थॉमसन के इस सारे एक्सपेरिमेंट को डिस्कस कर लेंगे। तो हम लोग फर्स्ट लिखेंगे रदरफोर्ड कॉन्सेप्ट टॉपिक देना, ठीक है, रदरफोर्ड कॉन्सेप्ट टॉपिक देना। उसमें लिखना डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, रदरफोर्ड कॉन्सेप्ट, बाद में लिखना डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। तो हम डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस को एक्सप्लेन करेंगे। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, है ना अल्फा पार्टिकल्स को देख लेते हैं। बाद में क्या करेंगे, जो एक्सपेरिमेंट है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अल्फा पार्टिकल्स देखते हैं, अल्फा पार्टिकल्स होता क्या है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखेंगे, अल्फा पार्टिकल। इसको हम लिखेंगे बाद में, पहले लिखना अल्फा पार्टिकल्स। व्हाट इज अल्फा पार्टिकल्स, इसको हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है ना कि अल्फा पार्टिकल्स का इमिशन होता है। अल्फा पार्टिकल फॉर्म हुआ थ्रू रेडियो एक्टिव इमिशन। मतलब यदि कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, जब उसका इमिशन होता है, तो वहां से अल्फा रे क्या होती है, इमिट होती है। तो बहुत सारे है ना, तो हम बोल सकते हैं पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। पोलोनियम क्या है, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। जब उसका क्या होता है, डिके होता है, तो वहां से अल्फा रे क्या होती है, इमिट होती है। आप लोग लिखना फर्स्ट पॉइंट लिखना। फर्स्ट पॉइंट, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस on emission form alpha particle. Radioactive substance on emission form alpha particle. First one, तो आप याद रखना अल्फा पार्टिकल हमेशा रेडियो एक्टिव इमिशन से ही फॉर्म होता है। सेकंड पॉइंट, दे आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। They are positively charged particles. Third point लिखना। ठीक है ना, अल्फा पार्टिकल्स आर एक्चुअली helium atom. Alpha particles are actually helium atom from which two electrons have been removed. Helium atom, nothing, helium-24, helium atom from which two electron removed. अब देखो हीलियम के न्यूक्लियस में क्या होगा, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 2। इट मींस इसके पास 2 पॉजिटिव चार्ज होगा, इसके पास क्या होगा, 2 पॉजिटिव चार्ज होगा। जब यहां से हम 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालिए, हीलियम पे क्या होगा, 2 प्लस चार्ज क्या होगा, क्रिएट होगा। एंड दिस इज कॉल्ड अल्फा पार्टिकल्स। क्या बोला कि जनरली एक्चुअली क्या होता है, हीलियम क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, तो जो पार्टिकल्स बनता है दे आर कॉल्ड अल्फा पार्टिकल्स। वहां पे इस पॉइंट को लिखो। जब आप लोग थर्ड पॉइंट लिखे हो ना, थर्ड पॉइंट में इसको लिख लो, थर्ड पॉइंट में इस वाले को लिखो। हीलियम जब 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तो क्या होता है, अल्फा पार्टिकल्स फॉर्म होते हैं। ओके, नेक्स्ट लिखना each alpha particle consists of mass equal to about 4 times of
4 times of hydrogen atom, 4 times of hydrogen atom and having positive charge and having two unit positive charge and having 2 unit positive charge. मास 4 है और उस पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, और उस पे क्या है, 2 पॉजिटिव चार्ज है. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस और दिस, किसी के फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट कर देगा. तो कभी आप कंफ्यूज मत होना, कि कैसे रिप्रेजेंट किया, तो उससे आपको है ना कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना. अदरवाइज सिर्फ दो, उसको हम इस वजह से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. लास्ट पॉइंट लिखा ना, अल्फा पार्ट के लिए हीलियम न्यूक्लियस, अल्फा पार्ट के लिए हीलियम न्यूक्लियस बोल सकते हैं, हीलियम न्यूक्लियस है, क्योंकि हीलियम के न्यूक्लियस में 2 पॉजिटिव चार्ज होता है. तो He2 पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, इट इज हीलियम न्यूक्लियस, ठीक है ना. अल्फा पार्ट के लिए हीलियम न्यूक्लियस, अल्फा पार्ट के लिए हीलियम न्यूक्लियस, ओके, अल्फा पार्ट के लिए हीलियम न्यूक्लियस. तो आई थिंक यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है. अल्फा पार्टिकल्स क्या है, हीलियम का न्यूक्लियस होता है. कैसे बनता है, जब हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है. मास कितना होता है, 4 यूनिट. चार्ज कितना होता है, 2 पॉजिटिव. इसे डाटा आप याद रखना. कभी कभी आपको ना चार्ज बाय मास कंपेयर करने के लिए बोल सकता है. हम क्वेश्चंस भी करेंगे इस टॉपिक पे, बेस्ड हम क्वेश्चंस भी करेंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. ओके, तो ये हमारा था अल्फा पार्टिकल्स के बारे में, ठीक है. जब अल्फा पार्टिकल्स पढ़ लिए, तो हम आते हैं अब जो उसका जो एक्सपेरिमेंट था ना, थिन गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, उस पे के थ्रू वो क्या ऑब्जर्व किया था, और उस ऑब्जर्वेशन पे वो क्या कंक्लूजन निकाला था, और उस कंक्लूजन पे वो अपना कौन सा एटॉमिक मॉडल लेके आया था, ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम थिन फॉइल एक्सपेरिमेंट देखेंगे, उसका ऑब्जर्वेशन देखेंगे, उसका कंक्लूजन देखेंगे, देन हम एटॉमिक मॉडल को एक्सप्लेन करेंगे. तो फर्स्ट देना नेक्स्ट अब लोग टॉपिक है ना, रदरफोर्ड थिन गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड थिन गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड थिन गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड थिन गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट. देखो क्या था ना कि है ना, वो सिंपली है ना, यहां पे ना कोई सब्सटेंस लिया जो है ना अल्फा पार्टिकल इमिट करे. क्या करे, अल्फा पार्टिकल इमिट करे. हम क्या बोले, पोलोनियम. पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है. पोलोनियम क्या है, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है. और जब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का है ना क्या होता है, इमिशन होता है, तो वहां से अल्फा पार्टिकल्स क्या होती है, इमिट होती है. मतलब कोई भी ऐसा सब्सटेंस हम यहां पे ले सकते हैं जो अल्फा पार्टिकल्स जो क्या हो, रेडियो एक्टिव नेचर का हो, जो क्या रेडियो एक्टिव नेचर का हो, कि जो भी रेडियो एक्टिव नेचर की सब्सटेंस है वो अल्फा पार्टिकल क्या करते हैं, इमिट करते हैं. हम क्या बोले, यहां से अल्फा पार्टिकल निकला, यहां से क्या निकला, अल्फा पार्टिकल निकला, यहां से क्या निकला, अल्फा पार्टिकल निकला. अल्फा पार्टिकल गया, इसके सामने एक है ना थिन गोल्ड फॉइल था, थिन गोल्ड फॉइल हैविंग थिकनेस 0.0004 सेंटीमीटर. एक और 0 लगा लो. आपको एग्जैक्ट डाटा याद नहीं रखना है, बस एक ऐसे नॉलेज के लिए है कि है ना जो थिकनेस था गोल्ड फॉइल का, बस हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं जो उसका थिकनेस था बहुत ही कम था, जो उसका थिकनेस था वो क्या था, बहुत ही कम था. अब देखो हम क्या बोले, यहां तक पहुंचे. जब यहां तक पहुंचा ना, जब वो यहां तक पहुंचा तो क्या देखा, तो वो क्या किया ना, एक यहां पे ना स्क्रीन लगाया. एक क्या था, यहां पे स्क्रीन था. स्क्रीन के इनर पार्ट पे ना, स्क्रीन के इनर पार्ट पे वो जिंक सल्फाइड का लेयर लगाया. वो किसका था, लेयर ऑफ जिंक सल्फाइड. किसका था, लेयर ऑफ जिंक सल्फाइड. हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जिंक सल्फाइड का क्या काम था. जिंक सल्फाइड का ये काम होता है बच्चे कि जब उस पे कोई पार्टिकल्स किसी स्पीड के साथ स्ट्राइक करते हैं हैविंग सम एनर्जी, देन वो क्या करता है, फ्लोरेसेंस इफेक्ट को शो करता है. वो क्या करता है, फ्लोरेसेंस इफेक्ट को शो करता है. दैट इज वहां पे क्या होता है, ट्विंकलिंग होता है. वहां पे क्या होता है, ट्विंकलिंग होता है. तो हम क्या बोले, यहां से आया अल्फा पार्टिकल, तो क्या देखा, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या किया, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स क्या हो गए, अपने पाथ से जैसे आए वैसे क्या की क्रॉस हो गए, जैसे आए वैसे क्या होगा. तो मोस्टली ये देखा गया कि 98% अल्फा पार्टिकल्स विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल दैट इज नियरली 98% अल्फा पार्टिकल्स क्या किया, बिना किसी डिफ्लेक्शन के वहां से बाहर निकल गया. वहां से क्या हुआ, बाहर निकल गया.
वहां से क्या हुआ, बाहर निकला। और कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या हुआ, डिफ्लेक्ट हुआ। कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या हुए, अपने ओरिजिनल पाथ से क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए। अपने ओरिजिनल पाथ से क्या हो गए, बस नंबर कम था, नियरली 0.5% था, नियरली 0.5% था, बहुत ही कम नंबर था, बहुत ही कम नंबर था। ठीक है। और कुछ अल्फा पार्टिकल्स देखो, हम एरो पे देखना, ये एरो इस साइड था, दैट इज इधर गया, ये एरो इस साइड था, दैट इज इधर आया। तो कुछ अल्फा पार्टिकल बहुत देखा गया ना, नियरली ना आउट ऑफ 20,000 एक अल्फा पार्टिकल अपने ओरिजिनल पाथ में क्या हो गया, रिटर्न बैक हो गया। क्या हो गया, रिटर्न बैक हो गया। थिन गोल्ड फॉइल था, अल्फा रे आया, मोस्टली अल्फा रे स्कैटर बाहर निकल गया, कुछ अल्फा रे अपने पाथ से क्या हुआ, डिफ्लेक्ट हुआ, और कुछ अल्फा पार्टिकल्स अपने ओरिजिनल पाथ में रिटर्न बैक आ गया। क्या हो गया, रिटर्न बैक आ गया। ओके ओके, देखो हम थोड़ा सा इसको जनरलाइज करते हैं। हम इस वाले ना डाटा को देखो, हम क्या बोले, सपोज ये गोल्ड फॉइल था, गोल्ड क्या था, फॉइल था, इसका यहाँ पे कुछ पॉजिटिव होगा, यहाँ पे क्या होगा, कुछ पॉजिटिव चार्ज होगा, इसी को न्यूक्लियस बोलता था, इसी को क्या बोला, न्यूक्लियस। हम ऐसा क्यों ऑब्जर्व किए, हम ऐसा क्यों ऑब्जर्व किए, देखो क्योंकि सपोज यहां से अल्फा रे आया, यहां से क्या आया, यहां से तुम्हारा अल्फा रे आ रहा है, यहां से क्या हुआ, अल्फा रे आया, अल्फा रे आया ना, तो क्या देखा कि अल्फा रे आया, वो यहाँ रिटर्न बैक हो गया, वो यहाँ पे क्या हो गया, रिटर्न बैक हो गया। तो डेफिनेटली क्योंकि अल्फा रे क्या होता है, हीलियम न्यूक्लियस, दैट इज यहाँ पे क्या है, 2 पॉजिटिव चार्ज है। अल्फा रे क्या है, हीलियम न्यूक्लियस, दैट इज यहाँ पे क्या है, 2 पॉजिटिव चार्ज है। 2 पॉजिटिव चार्ज है, आया रिटर्न बैक हुआ, तो डेफिनेटली जहां से रिटर्न बैक हुआ होगा ना, वहां भी पॉजिटिव चार्ज होगा, वहां भी क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, तभी वो डिफ्लेक्ट हुआ होगा, तभी वो डिफ्लेक्ट हुआ होगा। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स क्या हुए, अपने ओरिजिनल पाथ में क्या हो गए, मूव कर गए। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या हुए, अपने ओरिजिनल पाथ में क्या गए, बिना किसी डिफ्लेक्शन के क्रॉस कर गए। कुछ अल्फा पार्टिकल्स अपने पाथ से क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए। कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या हो गए, अपने पाथ से क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए। हम क्या किए, इसी को थोड़ा सा और दूसरे तरीके से वजन करने की कोशिश की। ठीक है। तो जब थिन फॉइल है ना, गोल्ड थिन फॉइल एक्सपेरिमेंट था, तो उसमें क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स को स्कैटर करवाया। जब अल्फा पार्टिकल्स को स्कैटर करवाया तो 98% दैट इज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स बिकॉज विदाउट एनी डिफ्लेक्शन उसको क्रॉस कर गया। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स गॉट डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ एंड नियरली 1 out of 10,000 अल्फा पार्टिकल्स रिटर्न बैक द ओरिजिनल पाथ। ठीक है, ये इसका ऑब्जर्वेशन था, ये रदरफोर्ड का ऑब्जर्वेशन था। जब वो लैब में गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो ये चीज ऑब्जर्व किया। जब ये चीज ऑब्जर्व किया उस पर कुछ कंक्लूड किया, उस पर कुछ क्या क्या कंक्लूड किया। जब कंक्लूड किया देन उस बेसिस पे वो अपना एटॉमिक मॉडल क्या किया, डिस्कस किया, एक्सप्लेन किया। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जब लिखे ना रदरफोर्ड थिन गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, वहां पे इस डायग्राम को ड्रॉ करो, वहां पे आप लोग इस डायग्राम को ड्रॉ करो। ऐसे होगा कि यहाँ ये क्या है, थिन, ये गोल्ड का फॉइल है, गोल्ड फॉइल, गोल्ड एटम है, दैट इज गोल्ड एटम। ठीक है, गोल्ड एटम है। ठीक है, ये क्या न्यूक्लियस है, ठीक है न्यूक्लियस है। ठीक है, ठीक है न्यूक्लियस है। आप लोग डायग्राम ड्रॉ करो। ओके, तो है ना, ये जो है ना, ये था इसका जो एक्सपेरिमेंट किया था ना, उस पे वो कुछ ऑब्जर्वेशन किया था, उस पे क्या क्या वो कुछ ऑब्जर्वेशन किया। लिखना, ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड, ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड ऑन द बेसिस ऑफ गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड ऑन द बेसिस ऑफ गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, observation of Rutherford on the basis of gold foil experiment, on the basis of gold foil experiment। ठीक है, अब देखो फर्स्ट क्या लिखेंगे, फर्स्ट क्या लिखो, ऑब्जर्वेशन। रदरफोर्ड क्या ऑब्जर्व किया होगा, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, 98% क्या था, बाहर निकल गए थे विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। लिखो, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स मूव द cross the gold foil, most of the alpha particle cross the gold foil without any deflection, without any deflection। most of the alpha particles cross the atom या cross the gold foil without any deflection। ठीक है, हम लिखेंगे कंक्लूजन बाद में। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऑब्जर्वेशन लिखो। सेकेंड पॉइंट लिखना, few alpha particles deflected from their original path, few alpha particles deflected from their original path, deflected from their original path, deflected from their original path। and third one, very few 1 out of 15,000,
ठीक 20 कहीं लिखा था 20 लिखो क्या फर्क पड़ता है, 20 कहीं लिखा था 10 लिखा था क्या फर्क पड़ता है, मतलब बहुत कम अल्फा पार्टिकल, बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल, वेरी फ्यू 1 आउट ऑफ 20,000 अल्फा पार्टिकल्स 1 out of 20,000 alpha particles return back to their original path that is they deflected at the angle of 180 they deflected at the angle of 180 हम क्या बोले, यहां पे गया और रिटर्न बैक हुआ, दैट इज एंगल कितना होगा 180, कितना होगा 180, मतलब 180 के एंगल से वो क्या हो गया, डिफ्लेक्ट बैक हो गया। ये इसका ऑब्जर्वेशन था, ये था इसका ऑब्जर्वेशन। अब समझो हम एक चीज हम लिखेंगे, उसके बाद हम आएंगे कंक्लूजन पे, देखो हम एक चीज हम लिख रहे हैं, दे आर नॉट इन योर सिलेबस, बट यदि किसी को करना है तो कर सकते हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। देखो हम क्या बोले, यहां पे न्यूक्लियस है, यहां पे क्या है, न्यूक्लियस है, प्लस चार्ज है, और आ क्या रहा था, अल्फा पार्टिकल, आ क्या रहा था, अल्फा पार्टिकल्स। अब देखो अल्फा पार्टिकल मूव कर रहा होगा, इसका कुछ वेलोसिटी होगा, इसका कुछ क्या होगा, वेलोसिटी होगा, इसका कुछ होगा वेलोसिटी। जब इसका कुछ वेलोसिटी होगा, इट हैज सम काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ mv²। आप लोगों को पता है व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, ओके। अब देख जब यहां से जा रहा होगा तो कुछ एक ऐसा जगह आया होगा ना, जिस पॉइंट के बाद ये और मूव नहीं कर सकता, बिकॉज यहां भी प्लस चार्ज है बच्चे, और जो अल्फा पार्टिकल है उस पर भी क्या है, प्लस चार्ज है, मतलब मूव करते करते ना कोई एक ऐसा पॉइंट आ गया होगा या कोई एक ऐसा डिस्टेंस आ गया होगा, जिस डिस्टेंस के बाद अल्फा पार्टिकल्स और भी ज्यादा मूव नहीं कर सकता है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, मतलब दैट डिस्टेंस आफ्टर दैट अल्फा पार्टिकल्स डोंट मूव फर्दर towards the nucleus is called distance of closest approach। अब बताओ, सिंपल सा फंडा है कि जब जिस पॉइंट के बाद वो और उधर नहीं जा सकता है, उस पॉइंट पे फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए ना वो रुका होगा, देन रिटर्न बैक आया होगा। अब बताओ जिस पॉइंट पे वो रुका होगा, उस पॉइंट पे उसका स्पीड क्या हो गया, 0 हो गया। जिस पॉइंट हम क्या बोलते, देखो हम ऐसे जा रहे हैं, अब रिटर्न बैक हो गए, जब रिटर्न बैक हो गए बच्चे, तो कुछ सेकंड के लिए मेरा स्पीड 0 हुआ होगा। हम क्या बोले, हम ऐसे आए, हम ऐसे जाएंगे, तो कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए जो हमारा स्पीड है वो 0 हुआ होगा। जिस पॉइंट पे स्पीड 0 होगा, मतलब क्या, एनर्जी खत्म हो गया। अब हम क्या बोले, जिस पॉइंट पे इसका जो स्पीड है वो 0 हुआ होगा, इट मींस उस पॉइंट पे जो इसका काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो गया होगा, 0 हो गया होगा। जब काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया होगा, इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी किसी और एनर्जी में कन्वर्ट हुआ होगा, बिकॉज हमेशा एनर्जी कंजर्व रहता है, मतलब जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व होगा। दैट इज यदि काइनेटिक एनर्जी 0 हुआ है तो काइनेटिक एनर्जी कहीं और गया होगा, हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी में। कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी में, ओके, कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी में। अभी आप लोग रुक जाओ, हम यहाँ बच्चे 2 फॉर्मूला लिखेंगे, वो फॉर्मूला आप लोगों को बनना फिजिक्स में, ठीक है, वो फिजिक्स का फॉर्मूला हम हल्का सा आइडिया देंगे। देखो हम क्या बोले, टू चार्ज पार्टिकल्स are separated by distance r। टू चार्ज पार्टिकल, सपोज हम क्या बोले, फर्स्ट चार्ज पार्टिकल Q1 है, फर्स्ट चार्ज पार्टिकल क्या है, Q1 है, और सेकेंड चार्ज पार्टिकल क्या है, Q2 है। ये डिस्टेंस r से क्या है, सेपरेट है, r डिस्टेंस से क्या सेपरेट है। इस केस में दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा होगा, फोर्स होता है K Q1 ओवर r स्क्वायर, और इनके बीच जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो होता है Q1 ओवर r। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, और वो काइनेटिक एनर्जी का, ये फोर्स का है और किसका है, पोटेंशियल एनर्जी का है। और जो यहाँ पे K है, K इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹ किसमें, MKS में, और 1 होता है किसमें, CGS में। पता है MKS क्या है,
मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। ये क्या होता है? सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। ठीक है, तो बस आपको ये वाला फॉर्मूला, जो देखो फॉर्मूला से कोई मतलब नहीं है, के का ये वैल्यू है, के कांस्टेंट है। के क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और Q1 क्या है? चार्ज ऑन फर्स्ट पार्टिकल। Q2 क्या है? चार्ज ऑन सेकेंड पार्टिकल्स। फोर्स के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी के Q1 बाय आर। बस इसको एक फॉर्मूला के फॉर्म है ना, फॉर्म याद रखो। फिजिक्स में आप लोग कैसे ड्राइव होता है, क्या होता है, सब कुछ करोगे फिजिक्स में। हमको हल्का सा कहीं यूज हो जाएगा, हम जब जाएंगे बोल्ट एटॉमिक मॉडल पे थोड़ा सा यूज करेंगे। बस सिंपल सा फॉर्मूला है। फोर्स देखो ना, फोर्स और दोनों बराबर ही है ना, बस क्या है? आर स्क्वायर और आर का डिफरेंस है। क्या है? आर स्क्वायर और आर का डिफरेंस है। आप लोग पहले क्या करो, इस चीज को कहीं साइड में लिख लो। इस चीज को कहीं पे साइड में लिख लो। हम इसका यूज हमेशा करेंगे इस चैप्टर में, कहीं बहुत जगह यूज हो जाता है। इस चीज को आप कहीं साइड में लिख लो, कहीं साइड में लिखो। तो पहले इस चीज को लिखो, पहले इस चीज को आप नोट करो। ठीक है, ओके। अब देखो लिख लिया। हम क्या बोले, क्या था? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको लिखो, व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक ना? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच लिखना। एट ए सर्टेन डिस्टेंस, एट ए सर्टेन डिस्टेंस, एट ए सर्टेन डिस्टेंस लिख लो ब्रैकेट में आर। एट ए सर्टेन डिस्टेंस, एट ए सर्टेन डिस्टेंस लिख लो ब्रैकेट में आर, आर फ्रॉम द न्यूक्लियस। एट ए सर्टेन डिस्टेंस ब्रैकेट में आर फ्रॉम द न्यूक्लियस, फ्रॉम द न्यूक्लियस द अल्फा पार्टिकल्स, द अल्फा पार्टिकल्स, द अल्फा पार्टिकल्स स्टॉप, द अल्फा पार्टिकल स्टॉप, the alpha particle will stop, the alpha particle will stop, that is they return back to their original path, that is they return back to their original path, they return back to their original path, and that distance is called distance of closest approach, and that distance is called distance of closest approach, and that distance is called distance of closest approach, distance of closest approach। ठीक है, हम क्या बोले, सपोज क्या बोले, तो फिर से ड्रॉ करते हैं। अल्फा पार्टिकल्स था, अल्फा पार्टिकल सपोज यहां पे था और यहां पे न्यूक्लियस था। ठीक है, ये मूव किया होगा, सपोज क्या किया, इस पॉइंट बाद वो मूव नहीं कर रहा है, इस पॉइंट बाद ये क्या हुआ, रिटर्न बैक हुआ। ये क्या हुआ, रिटर्न बैक हुआ। ये जो डिस्टेंस था, ये जो डिस्टेंस था, देयर आर, दैट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ओके, अब देखो समझना, इसमें क्वेश्चंस करेंगे, इसमें क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, पहले इसको लिख लो। अब देखो हम क्या बोले, किसी स्पीड से जा रहा है, दैट इज जो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ एम बी स्क्वायर। एम क्या है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। वी क्या है, वेलोसिटी। वी क्या है, वेलोसिटी। वी क्या है, वेलोसिटी। सब कुछ दिया आपको। ठीक है, सब कुछ आपको दिया होगा। ठीक है, अब देखो जिस पॉइंट पे इसका काइनेटिक एनर्जी जीरो हुआ होगा, जिस पॉइंट पे इसका इस पॉइंट पे क्या बोलेंगे, इस पॉइंट पे क्या होगा काइनेटिक एनर्जी, जीरो। जो इसका काइनेटिक जीरो हुआ, वो जो सारा का सारा एनर्जी था वो कहां चला गया, पी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज के Q1 Q2 ओवर आर। जिस पॉइंट पे इसका काइनेटिक एनर्जी जीरो हुआ, उस पॉइंट पे इसका सारा का सारा एनर्जी कहां पे कन्वर्ट होगा, दैट इज कहां पे जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। कहां जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। ओके, अब देखो, अब थोड़ा सा इसको थोड़ा सा जनरलाइज करेंगे, थोड़ा सा क्या करेंगे, जनरलाइज करेंगे। बताओ हीलियम के पास, सॉरी अल्फा के पास कितना चार्ज है, अल्फा के पास कितना चार्ज है, जस्ट किए थे, अल्फा के पास चार्ज कितना है, 2 पॉजिटिव, कितना 2 पॉजिटिव चार्ज है। अब देखो चार्ज चाहे इलेक्ट्रॉन का हो चाहे प्रोटॉन का हो बराबर होता है, चार्ज चाहे इलेक्ट्रॉन का हो चाहे प्रोटॉन का हो, दोनों आपस में क्या होता है, बराबर। तो लिख सकते हैं Q1 सपोज क्या मान लीजिए, Q1 चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल। Q1 क्या है, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल। Q2 क्या है, चार्ज ऑन एटम या न्यूक्लियस, चार्ज इन द न्यूक्लियस। ऐसे करो, चार्ज इन द न्यूक्लियस,
चार्ज इन द न्यूक्लियस। अब देख हम इसको जनरलाइज करेंगे। Q1 चार्ज कहां पे है, Q1 चार्ज कहां पे है, अल्फा पार्टिकल। इसको मान लिए देखो 2 चार्ज है, तो 2 पॉजिटिव, ई दैट इज ई क्या है, चार्ज, ई क्या है, चार्ज, ई है चार्ज, दैट इज चाहे इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, क्या फर्क पड़ता है, एक बस साइन का डिफरेंस है, साइन का बस डिफरेंस है, और कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला होता है, ठीक है। अब Q2 क्या है, चार्ज ऑन न्यूक्लियस, चार्ज ऑन न्यूक्लियस। अब देखो जिसका भी न्यूक्लियस है चार्ज उस पर डिपेंड करेगा, जिसका भी न्यूक्लियस है चार्ज उस पर डिपेंड करेगा। सपोज हम एग्जांपल लिए हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक चार्ज है, पता है, इसका जो एटॉमिक नंबर है 1 होता है, इसका कितना होता है, इसका जो एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, इसका कितना होता है 3। तो बोलोगे ना इसके न्यूक्लियस में क्या है 1 पॉजिटिव, इसके न्यूक्लियस में कितना चार्ज है 1 पॉजिटिव, दैट इज 1e। बोल सकते हो, देखो तो इसके न्यूक्लियस में कितना चार्ज है, इसके न्यूक्लियस में कितना चार्ज है 2 पॉजिटिव, दैट इज 2e। यहाँ कितना चार्ज है 3, यहाँ चार्ज कितना 3। अब देखो अब गौर करोगे ना, तो ये क्या है एटॉमिक नंबर, ये भी क्या है एटॉमिक नंबर, ये क्या है एटॉमिक नंबर, दैट इज हम नहीं सकते जनरल फॉर्म क्या Z इंटू ई। तो जनरल चार्ज, अब कोई भी एटम कोई भी हो सकता है। यहाँ पे हम है ना गोल्ड का एग्जांपल लिए, बट हम क्या बोले गोल्ड होगा, कॉपर होगा, सिल्वर होगा, कोई भी एटम हो सकता है। तो हम गोल्ड को क्यों जनरल माने, हमें जनरल फॉर्म मान लिए, हमें जनरल फॉर्म मान लिए। जेड क्या है एटॉमिक नंबर, जेड यहाँ पे क्या एटॉमिक नंबर, जेड यहाँ पे क्या एटॉमिक नंबर, जेड यहाँ पे क्या एटॉमिक नंबर। बताओ कोई डाउट है किसी को, बस हम एक जनरल फॉर्म लिखे, तो इसको आप लोग साइड लिखना, ये इसका पार्ट नहीं, इसको आप लोग साइड लिखना। हम बस बताने की कोशिश की कि हम कैसे इसको जनरलाइज कर सकते हैं, हम लोग कैसे इसको जनरलाइज कर सकते हैं। जेड इज एटॉमिक नंबर, ई चार्ज, और ऊपर क्या चार्ज किसका है हीलियम का, सॉरी अल्फा पार्टिकल्स का, चार्ज किसका अल्फा पार्टिकल्स का। तो करो, इट मींस द पॉइंट एट क्लोजेस्ट अप्रोच, एट क्लोजेस्ट अप्रोच काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी, जिस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा, दैट इज हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू k q1 q2 ओवर r, k q1 q2 ओवर r। r यहाँ पे क्या है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, r यहाँ पे क्या है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। देखो ना, तो सपोज क्या हो, ये r डिस्टेंस था, ये q1 था, ये q2 था, q1 q2, तो क्या होगा k q1 q2 बाय r हो जाएगा, k q1 q2 बाय r हो जाएगा, दैट इज हमको r निकालना है। r इक्वल टू क्या लिखोगे, देखो तो 2 ऊपर जाएगा, चलो इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू k q1 किसको मानते हैं अल्फा को, कितना है 2e, ये क्या है ZE ओवर क्या लिखोगे r। तो यहां से r आप लोग सॉल्व करो, r आप लोग सॉल्व करो, क्या आएगा देखो तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 k ZE स्क्वायर ओवर, देखो तो m इंटू वी स्क्वायर होगा, देखो तो m v स्क्वायर होगा, मैच करना 4 k ZE स्क्वायर होगा, क्या होगा mv स्क्वायर। ये जो r है दे आर क्लोजेस्ट अप्रोच, ये जो डिस्टेंस है वो क्या डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये जो डिस्टेंस है वो क्या डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। बोलो कोई डाउट है किसी को, किसी को कोई डाउट है। अब कभी कभी ना इसको हम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिख सकते हैं, हम लोग कभी कभी इसको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दैट इज देखो ना हम सिंपली इसको इधर लेके आ जाओ, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी r इज इक्वल टू क्या होगा, बस यही है ना, ये क्या है काइनेटिक एनर्जी है। आप r को यहां पे लेके आओ, इसको यहां पे लेके जाओ, क्या लिखो देखो तो क्या लिखोगे 2k ZE स्क्वायर ओवर क्या होगा काइनेटिक एनर्जी, क्या होगा काइनेटिक एनर्जी, बस कुछ नहीं है। यदि आपको देखो हम फॉर्मूला किस तरह से यूज करेंगे, आप लोग वहां पे जब उसको लिखोगे लिख लेना, ये फॉर्मूला हम तब यूज करेंगे जब हमको मास और वेलोसिटी पता होगा, ये फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब मेरे पास अल्फा पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी दिया होगा, ये फॉर्मूला हम लोग तब यूज करेंगे जब हमको अल्फा पार्टिकल्स का क्या दिया होगा काइनेटिक एनर्जी दिया होगा, तब वो फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ओके, दिस इज नॉट इन योर सिलेबस बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, बिकॉज जब हम अल्फा पार्टिकल्स पढ़ रहे हैं तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि जब वहां से रिटर्न बैक होगा तो वहां पर कुछ डिस्टेंस होगा, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। आप लोग जल्दी इसको नोट करो, अच्छे से नोट करना ताकि बाद में आपको समझ आए, ऐसा नहीं कि लिख लिए टाइम पास करने के लिए पेज भरा हुआ है बट कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अच्छे से इसको नोट करो, अच्छे से नोट डाउन कर लो, ठीक है। हो गया। अब देखो ये था मेरा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। तो रदरफोर्ड अपना एक्सपेरिमेंट किया, वो कुछ ऑब्जर्वेशन किया,
ऑब्जर्वेशन में ही इशारा था कि वहां पे कुछ ना कुछ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच भी होगा, वहां पे कुछ ना कुछ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच भी होगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे जो वहां पे कंक्लूजन था इसका, सॉरी जो वहां पे इसका ऑब्जर्वेशन था, उस ऑब्जर्वेशन पे इसका क्या एटॉमिक, सॉरी क्या कंक्लूड किया था, मतलब जो इसका ऑब्जर्वेशन था उस ऑब्जर्वेशन पे रदरफोर्ड का क्या कंक्लूजन था, हम इन चीजों को देखने की कोशिश करेंगे। ओके, लिखना कंक्लूजन बेस्ड ऑन रदरफोर्ड ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन बेस्ड ऑन रदरफोर्ड ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन बेस्ड ऑन रदरफोर्ड ऑब्जर्वेशन। जल्दी से लिखते जाओ, कुछ समझना नहीं है, ऑलरेडी हम सब कुछ समझ चुके हैं। फर्स्ट पॉइंट, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स क्रॉस द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, क्रॉस द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, क्रॉस द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। It means most of the space inside the atom. It means most of the space inside the atom. Most of the space inside the atom is empty. Most of the space inside the atom is empty. मतलब खाली है, जो एटम के अंदर मैक्सिमम जगह वो क्या खाली है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स विदाउट एनी डिफ्लेक्शन वहां से क्रॉस निकल गए थे विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। आगे लिखो सेकंड पॉइंट क्या था, फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ, ठीक है ना, फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ, deflect from their original path. It means whole of the positive charge मतलब complete positive charge, whole WHOLE, whole of the positive charge is concentrated and the space covered by this positive charge is very less. The space covered by this positive charge is very less. तो सिंपली क्या हो रहा है ना, जब फ्यू ऐसा था ना कि जब है ना सपोज गोल्ड है ना न्यूक्लियस है तो मैक्सिमम पार्टिकल्स क्या क्रॉस कर गया, कुछ क्या हुआ डिफ्लेक्ट हुआ, कुछ क्या हुआ डिफ्लेक्ट हुआ। इट मींस कुछ डिफ्लेक्ट हुआ, इट मींस जो पॉजिटिव चार्ज है वो उसके अंदर बहुत ही स्मॉल रीजन में होगा, मतलब जो स्पेस है किसका स्पेस, जो पॉजिटिव चार्ज का स्पेस है इनसाइड द एटम बहुत ही कम है, वो क्या है बहुत ही कम है। ओके, तो जो सेकेंड ऑब्जर्वेशन था उसके बेसिस पे ये ऑब्जर्व किया कि जो एटम्स के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ही स्मॉल रीजन में है, वो क्या है बहुत ही स्मॉल रीजन में होगा, बट थॉमसन क्या बोला था वो यूनिफॉर्मली क्या होगा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। इसी में आगे लिखो आप, इसी पॉइंट में आगे लिखो, द पॉजिटिवली charged heavy mass, the positively charged heavy mass, HEAVY, the positively charged heavy mass which occupy only a small volume, in an atom, मतलब इनसाइड द एटम जो स्मॉल वॉल्यूम है इन एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। मतलब जो इसका ऑब्जर्वेशन था बच्चे, उस ऑब्जर्वेशन पे ये कंक्लूड किया कि जब उस एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है बहुत ही स्मॉल रीजन में है, और वही जो स्मॉल रीजन है उस कंप्लीट एटम्स के मास में कंट्रीब्यूट करता है,
वो जो स्मॉल स्पेस है जहां पे पॉजिटिव चार्ज है, वही स्मॉल स्पेस उस कंप्लीट एटम के मास में कंट्रीब्यूट करता है। दैट इज जो एक्स्ट्रा स्पेस, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा स्पेस खाली था, उसका इस एटम के मास में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ इस वाले पार्ट का इस एटम के मास में क्या होता है, कंट्रीब्यूशन होता है। और हम आगे जाके पढ़ते भी हैं कि जो है ना न्यूक्लियस है उसमें मास क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और वही कंप्लीट एटम के मास को क्या करता है, बताता है कि इस एटम का मास इतना है। मास एक स्मॉल एटम में क्या है, कंसंट्रेटेड है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। कभी तुमको पूछेगा व्हाट इज न्यूक्लियस, क्या पूछेगा, व्हाट इज न्यूक्लियस, क्या बोलेंगे, सिंपली द स्मॉल रीजन इनसाइड द एटम which contain whole mass of that atom is called nucleus। ओके, तो लिख लियो इसको, ठीक है। आगे लिखो नेक्स्ट पॉइंट, आगे लिखो, लिखना very few alpha particles, a very few alpha particles return back to their original path, because that alpha particle completely collide with that heavy positive mass, that heavy मतलब बहुत ज्यादा heavy positive mass, पॉजिटिव चार्ज मास करना, हैवी पॉजिटिव चार्ज मास, मतलब जो अल्फा पार्टिकल रिटर्न बैक हुआ था वो इसलिए बैक हुआ था कि जो यहाँ पे स्ट्राइक किया, इसलिए जो स्ट्राइक किया होगा मास क्या हुआ, बाहर डिफ्लेक्ट हुआ। डिफ्लेक्ट इसलिए हुआ क्योंकि वो इस हैवी मास से कंप्लीटली क्या कर गया होगा, कोलाइड कर गया होगा, कंप्लीटली कोलाइड किया होगा, ठीक है। देखो मतलब मोस्टली अल्फा पार्टिकल रिटर्न बैक हुआ, क्या हुआ, अपने एक्चुअल पाथ में गया। इसका क्या मतलब हुआ कि एटम्स के अंदर मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या वेकेंट है, नेक्स्ट क्या बोला कि जो अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुआ, इसका मतलब क्या है, उसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है बहुत ही स्मॉल रीजन में क्या कंसंट्रेटेड है। और लास्ट जो रिटर्न बैक हुआ उसका क्या मतलब हुआ, उसका ये मतलब हुआ कि वो वहां पे कोलाइड किया हुआ। एकदम थोड़ा सा एक रफ आइडिया ग्राफ का देखे, क्या देखे, ग्राफ का एक थोड़ा सा हम रफ आइडिया देखे तो यहां से हम इस वाले एक्सिस पे है नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, इस वाले एक्सिस पे है नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, इस पे स्कैटरिंग एंगल। बताओ ग्राफ कैसा ड्रॉ करेंगे, ग्राफ हम लोग किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, बता सकते हो कोई? देखो ना हम क्या बोले, देखो ना स्कैटरिंग एंगल क्या है, बहुत कम है, मतलब इसको एंगल हल्का सा भी, मतलब क्या यहाँ पे कुछ एंगल है, मतलब आया गया, नो डिफ्लेक्शन, मतलब होते ना कि जहां पे नो डिफ्लेक्शन है उसका परसेंटेज अप्रोक्स 98 था, अप्रोक्स क्या था 98 था। मतलब जो अल्फा पार्टिकल स्कैटर बहुत कम हुआ था उसका नंबर बहुत कम है, बट जो उसका स्कैटरिंग एंगल बढ़ रहा है, बढ़ रहा है तो अल्फा पार्टिकल्स का नंबर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मतलब स्कैटरिंग एंगल बढ़ेगा तो अल्फा पार्टिकल का नंबर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि देखोगे ना कि जब स्कैटरिंग एंगल 180 है, बहुत ही कम है, तो क्या बोले 1 out of 20,000 रिटर्न बैक टू द ओरिजिनल पाथ, इट मींस यहाँ पे एंगल कितना है 180 डिग्री, मतलब स्कैटरिंग एंगल क्या है, बहुत ज्यादा है, तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या है, बहुत कम है, इट मींस स्कैटरिंग एंगल बहुत ज्यादा है, अल्फा पार्टिकल क्या है, बहुत ही कम है। ये आप एक रफ डायग्राम या रफ ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो बिटवीन नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एंड स्कैटरिंग एंगल के बीच, ये एक रफ आइडिया ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, मतलब समझने की कोशिश करो। यदि आपको लॉजिक पता है तो इस ग्राफ का बहुत है ना इंपैक्ट नहीं है। ओके, तो अभी तक हम देखे रदरफोर्ड का ऑब्जर्वेशन, उसका कंक्लूजन, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इन सब चीजों की देखे। अब इन सब चीजों को मिला के हम रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को एक्सप्लेन करेंगे। अब आप लोग खुद भी समझ गए होंगे कि एटॉमिक मॉडल उसका क्या हुआ होगा, ठीक है। देखो
रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का फर्स्ट पॉइंट, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का फर्स्ट पॉइंट देखो, एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए हेवी पॉजिटिव चार्ज, फर्स्ट पॉइंट लिखना, एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए हेवी पॉजिटिव चार्ज, an atom consists of a heavy positive charge nucleus, a heavy positive charge nucleus where proton and neutron are present, a heavy positive charge nucleus where proton and neutrons are present, आगे लिखो इसी में, protons and neutrons collectively called nucleons, protons and neutrons are collectively called nucleons, आगे लिखना, and the positive charge and the amount of positive charge is different, and the amount of positive charge is different in different atom, and the amount of positive charge is different in different atom, amount of positive charge is different in different atom। सिंपल सा जो फंडा पीछे था कि जो है ना न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और जो पॉजिटिव चार्ज का एक्सटेंट है वो हर एटम में क्या होता है, डिफरेंट होता है। जैसे हीलियम में 2 पॉजिटिव है, हाइड्रोजन में 1 पॉजिटिव है, लिथियम में 3 पॉजिटिव है, ठीक है। तो हर एक एटम के जो न्यूक्लियस है जहां पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं न्यूट्रॉन एक चार्जलेस पार्टिकल है, तो जो भी वहां पे चार्ज होगा दे आर बिकॉज ऑफ प्रोटॉन। ओके, नेक्स्ट वन लिखो, the volume of nucleus is very small, the volume of nucleus is very small, and it is very minute, and it is very minute fraction to that of, and it is a very minute fraction to that of, volume of atom, आगे लिखो इसमें, it is observed that an atom is 10 power 5 times, an atom is 10 power 5 times larger than, an atom is 10 power 5 times larger than nucleus, 10 power 5 times larger than nucleus। देखो ये देखा गया कि जो डायमीटर है, डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस इज नियरली 10 पावर -15 मीटर के अप्रोक्स होता है, इसके रेंज में होता है, एग्जैक्ट डाटा नहीं बता रहे हैं, इसके रेंज में, ठीक है। और डायमीटर ऑफ एटम जो है वो 10 पावर -10 मीटर के रेंज का है, डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस इस रेंज का है, और जो डायमीटर ऑफ एटम है वो इस रेंज का है, वो क्या इस रेंज का है, ठीक है। तो आप निकाल सकते हो रेशियो क्या होगा, 10 एटम का है कितना, न्यूक्लियस का -15, तो क्या हो जाएगा सॉल्व करके 10 पावर 5 क्या होगा 5, दैट इज एटम ओवर क्या बोले न्यूक्लियस, एटम इज इक्वल टू 10 पावर 5 इंटू न्यूक्लियस। बोल सकते हो ना कि जो है ना एटम्स का जो डाटा है वो 10 पावर 5 इंटू कितना न्यूक्लियस, क्या होगा न्यूक्लियस, मतलब जो एटम है वो 10 पावर 5 टाइम्स क्या है लार्जर है इससे, न्यूक्लियस से। इसका ये मतलब आप है ना जो हम फर्स्ट पॉइंट लिखे थे बच्चे ना कि एटम्स के अंदर मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या है वेकेंट है, आप यहां से प्रूव कर सकते हो। तो देखो ना एटम जो है न्यूक्लियस का 10 पावर 5 टाइम्स क्या है बड़ा है, तो जो न्यूक्लियस है बहुत ही स्मॉल रीजन में होगा, वो क्या होगा बहुत ही स्मॉल रीजन में होगा। ओके, इस चीज को लिख लो।
empty space inside the atom, empty space inside the atom, empty space inside the atom, इसमें ब्रैकेट में एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट मतलब एम्प्टी स्पेस इनसाइड द एटम, मतलब इनसाइड द एटम जो भी एम्प्टी स्पेस है, इनसाइड द एटम जो भी एम्प्टी स्पेस है, ठीक है, दे आर कॉल्ड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, यू नो, एम्प्टी स्पेस इनसाइड द एटम ब्रैकेट में एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब जो भी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है, मतलब न्यूक्लियस को छोड़ के जो भी पार्ट है वहां पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, वहां पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। आगे लिख लो, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम का नाम इनसाइड द एटम, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द एटम, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। Number of electron inside the atom is number of proton because it is electrically neutral. Because atom is electrically neutral. Because atom is electrically neutral. Because atom is electrically neutral. आगे लिखना, आगे लिखो, लिखो नेक्स्ट तुम लोग है ना, लास्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, इलेक्ट्रॉन इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, इलेक्ट्रॉन इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट revolve around the nucleus, electron in the extra nuclear part, electron in the extra nuclear part revolve around the nucleus, revolve around the nucleus in circular orbit, in a circular orbit, in circular orbit like planet revolves around the sun, like planet revolve around the sun in solar system, like planet revolves around the sun in solar system, in solar system, and अब एंड के बाद रुक जाना, एंड देखो हम क्या बोले, न्यूक्लियस है, हम क्या बोले, एटम है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, घूम रहा है। अब समझो इस जो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कौन सा है, नेगेटिव, इसको न्यूक्लियस खींच रहा होगा, इसको न्यूक्लियस क्या हो रहा है, खींच रहा होगा। जब इसको न्यूक्लियस खींच रहा होगा तो मे बी ये इधर क्या होगा, अट्रैक्ट हो गया होगा, मे बी ये इधर क्या करेगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। बट जो इधर अट्रैक्ट कर रहा होगा, मतलब अट्रैक्शन फोर्स ड्यू टू न्यूक्लियस, अट्रैक्शन फोर्स ड्यू टू न्यूक्लियस को बैलेंस करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बैलेंस कौन करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आप लोग यदि सर्कुलर मोशन किए हो और नहीं किए हो तो करोगे बाद में कि जो जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, जब कोई ऑब्जेक्ट क्या होता है, मूव करता है, तो वहां पे उस ऑब्जेक्ट पे भाग कौन लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल, और यहां पे क्या लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स। मतलब इस इलेक्ट्रॉन पे इधर कौन सा फोर्स है, अट्रैक्शन, इधर कौन सा है, सेंट्रीफ्यूगल, मतलब एक इधर खींचा एक इधर खींचा, नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। इसलिए वहां पे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, घूमता रहता है, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, घूमता रहता है। एंड आगे करना, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू न्यूक्लियस, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू न्यूक्लियस, electrostatic force of attraction due to nucleus is balanced by electrostatic force of attraction by the nucleus is balanced by क्या लिखोगे, centrifugal force is balanced by centrifugal force, balanced by सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक है, ठीक है।
देखो नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है, देखो ना लास्ट पॉइंट, ठीक ना, इसमें बोले कि है ना किसी भी एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है वो मास के लिए रिस्पॉन्सिबल था, क्या था, फॉर मास, ठीक है ना। वैसे क्या हुआ, जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है यहाँ पे क्या है, तो वैसे देखो हम क्या बोले, यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस है, यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस उस एटम के मास के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वैसे जो है जहां पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, जहां पे क्या है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, दैट इज जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है, जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, उस एटम के वॉल्यूम के लिए, किसके लिए, उस एटम के वॉल्यूम के लिए। लिखना लास्ट पॉइंट का लिखना, मास सॉरी न्यूक्लियस इन एन एटम, न्यूक्लियस इन एन एटम, न्यूक्लियस इन एन एटम, न्यूक्लियस इन एन एटम responsible for the mass, responsible for the mass, same as nucleus inside the atom is responsible for mass, same as, same करना, same as मत करना, same the extra nuclear part, same the extra nuclear part inside the atom, extra nuclear part inside the atom is responsible for, extra nuclear part inside the atom is responsible for volume, responsible for volume, and the volume of atom, and the volume of atom is 10 power 15 times, and the volume of atom is 10 power 15 times, 10 power 15 times volume of nucleus, 10 power 15 times the volume of nucleus। देखो इनसाइड द एटम, डायमीटर क्या था, 10 पावर -15 के रेंज में था, सॉरी -10 किसका था, एटम्स का, कितना क्यू करोगे, वॉल्यूम आर क्यू के टर्म में होता है, ठीक है, -15 कितना होगा, कितना हो जाएगा, तो आप देखोगे सॉल्व करके आएगा वो 10 पावर 15, दैट इज वॉल्यूम ऑफ एटम इज 10 पावर 15 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ एटम इज 10 पावर 15 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। इतना कुछ था इसके एटॉमिक मॉडल में, इतना कुछ था इसके एटॉमिक मॉडल में। एक बार आप लोग अपने बुक से गो थ्रू हो जाना, जो तो कुछ टू द पॉइंट एक बार समझना, कि जो पॉइंट हम एक्सप्लेन किए हैं या जो पॉइंट आपकी बुक में दिया हुआ है वो कंप्लीटली मैच कर रहा है कि नहीं, लॉजिक्स को समझो, हमेशा नहीं किए है ना, टू द पॉइंट आपके बुक का हो ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, आप लॉजिक्स को समझो, फिर आपकी बुक्स को देखो, देखो आपका कंप्लीट कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट जो आपका वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था। लास्ट दैट इज ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। देखना रदरफोर्ड डू नॉट, रदरफोर्ड डज नॉट करना, रदरफोर्ड डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, रदरफोर्ड डज नॉट, रदरफोर्ड डज नॉट एक्सप्लेन, डज नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, डज नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। एक इसका ड्रॉबैक था, ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस एक ही ड्रॉबैक है। देखो क्या था इसका मतलब, न्यूक्लियस है, अब यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या घूम रहा है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्या बोलता है, यदि कोई चार्ज पार्टिकल, यदि कोई चार्ज पार्टिकल किसी चार्ज पार्टिकल से किसी चार्ज पार्टिकल के सराउंडिंग में मोशन कर रहा होगा, देन उसकी एनर्जी का क्या होता है, लॉस होता है, उसकी एनर्जी का क्या होता है, लॉस होता है। अब बताओ जब इसकी एनर्जी का लॉस होगा हम क्या बोले, क्या कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, व्हेन ए चार्ज पार्टिकल मूव अराउंड अनदर चार्ज पार्टिकल, मूव अराउंड अनदर चार्ज पार्टिकल and there is force of attraction between that charge particle, and there is force of attraction between that charge particle, then ये क्या होता है, ये जो चार्ज पार्टिकल है वो अपने इलेक्ट्रॉन का ग्रेजुअली क्या करेगा, लॉस करेगा। ये जो चार्ज पार्टिकल है वो अपने इलेक्ट्रॉन का एनर्जी का क्या करेगा, ग्रेजुअली लॉस करेगा, लॉस करेगा, और लॉस करते करते कोई एक ऐसा पॉइंट पहुंच जाएगा जिस पॉइंट पे, कोई एक ऐसा पॉइंट पहुंच जाएगा जिस पॉइंट पे इसका एनर्जी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इसका एनर्जी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जब एनर्जी खत्म हो जाएगा तो ये क्या करेगा, इसमें आगे क्या होगा, गिर जाएगा। जब इसमें आगे गिर जाएगा तो एटम क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बट एटम क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बट एटम कभी डिस्ट्रॉय होता नहीं है, एटम कभी डिस्ट्रॉय होता नहीं है। इट मींस इस चीज को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, इस चीज को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं किया था। अब देखो यदि हम इसके कॉन्सेप्ट को मानते तो 10 पावर -8 सेकंड में एक एटम क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। मतलब कि इतने सेकंड में जो उसका इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस में क्या होता है, गिर जाता। यदि वो न्यूक्लियस में आके गिर जाता, इट मींस जो उसका एग्जिस्टेंस था वो क्या होता है, खत्म हो जाता है।
जो उसका एग्जिस्टेंस था वो क्या होता है, खत्म हो जाता है। इट मींस एटम स्टेबल क्या होता है, जितना भी एटम है वो स्टेबल नहीं होते, जितने भी एटम है वो स्टेबल नहीं होते। बट इस चीज को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। एक बार आप इस पॉइंट को ना अपने बुक से पढ़ना, बट कभी आप लिखोगे ना एग्जाम में तो क्या लिखना, ड्रॉबैक क्या था कि रदरफोर्ड डू नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम क्यों नहीं था, स्टेबिलिटी ऑफ एटम, इन चीजों को आप थोड़ा सा एलोबरेट कर लेना। दैट इज जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्सेप्ट, as a charged particle move around the nucleus, that is positive charge, it gradually lost its energy and after some time it falls into the nucleus. As a result the atom destroy, एज ए रिजल्ट आइटम क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यदि आइटम डिस्ट्रॉय हो गया तो उसका एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा, यदि उसका एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा तो क्या होगा, स्टेबल नहीं होगा। तो इस चीज को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ठीक है, इट ऑल अबाउट रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके कुछ क्वेश्चन बेसिक जितना पार्ट तक हम किए उस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे, देन हम लोग मूव कर जाएंगे टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज बोर एटॉमिक मॉडल। ओके, थैंक यू।